हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 11th का सीएस और आईपी का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं एट प्रेजेंट। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों ही सब्जेक्ट्स में हमारी पाइथन लैंग्वेज है और दोनों ही सब्जेक्ट्स में ये लैंग्वेज बिगनिंग से शुरू हो रही है, इसीलिए हमने पाइथन लैंग्वेज बहुत बेसिक से जो है पढ़नी स्टार्ट की है। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज पाइथन फंडामेंटल, डाटा हैंडलिंग एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज वहां से आप कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट सीखते हैं जो कि प्रोग्राम का बेस होता है। अगर आपको कंडीशंस लगानी नहीं आती, अगर आपको लूप्स लगाने नहीं आते तो आप प्रोग्राम्स को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। लास्ट टू लास्ट क्लास में ही हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया है। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे जरूर पूछिए और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम इसी को करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स से। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं, जिन्हें आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से भी पढ़ा है, उन्हें ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन से होते हैं? डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में आप सबने पढ़े थे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये 6 जो हैं ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर और आप कह सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब हम स्ट्रिंग के केस में कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं तो हम स्ट्रिंग्स को हमेशा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि स्ट्रिंग जो है वो हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। तो हम जो भी हमारी, सपोज हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, जस्ट सपोज यहाँ पे है हमारे पास ABC और एक स्ट्रिंग है हमारे पास ABD, ठीक है। तो जब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे तो हम इनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं। जब हमें फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल मिला तो ही हम नेक्स्ट केस पे जाते हैं, अदरवाइज हमें फर्स्ट कैरेक्टर से ही रिजल्ट मिल जाता है। अब देखिए फर्स्ट कैरेक्टर से कैसे, आप इनमें से कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करके देख लीजिए। सपोज हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है, लेकिन क्या फर्स्ट कैरेक्टर के इक्वल होने से हमें ये पता चल गया कि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं? नहीं, ऑब्वियसली पूरी स्ट्रिंग इक्वल होनी चाहिए। तो हमने फिर सेकंड कैरेक्टर को चेक किया, सेकंड भी इक्वल था, फिर हम थर्ड कैरेक्टर पे गए। तो जहां आपको फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो इक्वल नहीं है, वही हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट जो है क्या होगा। या तो आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाए कंपेयर करते करते, और या फिर आपको जो है ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो कि इक्वल नहीं है, वही हमारा डिसीजन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए C इक्वल D विच इज नॉट ट्रू, तो इट मीन्स दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल और ये आपको क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। यही अब अगर आपने कोई और ऑपरेटर यूज किया होता, जस्ट सपोज सेम इसी स्ट्रिंग में ABC लेस देन ABD, जस्ट सपोज आपने ये चेक किया तो A को हमने A से कंपेयर किया, दोनों इक्वल हैं, तो यहां से तो हमें नहीं पता चला कि ये स्ट्रिंग जो है वो इससे छोटी है या नहीं। फिर हमने सेकंड कैरेक्टर को कंपेयर किया, दोनों के सेकंड कैरेक्टर भी दोनों का इक्वल है। फिर हम गए थर्ड कैरेक्टर पे C एंड D। अब C और D के केस में क्या है कि ऑब्वियसली C जो है वो D से लेस है, तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल गया? ट्रू। अगर इस स्ट्रिंग में आपके पास और कैरेक्टर्स भी होते, जस्ट सपोज यहाँ पे ABCE लेस देन ABDF, ये स्ट्रिंग अगर आपकी होती तो भी आपके फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स तो इक्वल आ गए। थर्ड में जब कंपैरिजन होता तो यहीं से आपका रिजल्ट जो है डिसाइड हो जाता। यहाँ पे C लेस देन D है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जस्ट सपोज यहाँ पे अगर आपका B होता तो C लेस देन B विच इज फॉल्स, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आपको फॉल्स मिल जाता, ठीक है। तो जहां भी आपको नॉन इक्वल कैरेक्टर मिलेगा वही आपका डिसीजन मेकर होगा। अब देखिए
यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो कुछ चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी होती हैं कि कैरेक्टर्स को हम उनकी ऑर्डिनल वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। ऑर्डिनल वैल्यू मतलब एस्काई वैल्यूज। अभी तक तो हमने जो स्ट्रिंग ली वो सारे स्मॉल अल्फाबेट से, तो नॉर्मल हमने ABCD को कि A जो है सबसे छोटा होता है और Z जो है सबसे बड़ा होता है ये मान के कंपेयर कर लिया। बट जस्ट सपोज आप ABC को कंपेयर कर रहे हो ABC से, तो इस केस में क्या होगा? क्या ये वाला जो अल्फाबेट है वो इस अल्फाबेट के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है या उससे बड़ा होता है? ये हमें कैसे पता चलेगा? इक्वल तो मे बी आप सबको पता होगा कि नहीं होता, क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वहां पे अपर केस लेटर और स्मॉल केस लेटर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। बट स्मॉल a छोटा होगा या बड़ा होगा ये कैसे डिसाइड होगा? जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्मॉल अल्फाबेट्स हैं तो छोटे होंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं तो बड़े होंगे, और इस बेसिस पर जो है वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी एस्काई वैल्यूज जो होती हैं वो कंपेयर होती हैं ना कि नॉर्मल कैरेक्टर्स। और जो एस्काई वैल्यूज होती हैं वो A to Z कैपिटल अल्फाबेट्स की छोटी होती हैं एज कंपेयर टू A to Z स्मॉल अल्फाबेट्स। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जो हमारे कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं A से Z तक, इनकी जो एस्काई वैल्यू होती है वो लाई करती है 65 से 90 के बीच में। A की वैल्यू होती है 65, B की 66, C की 67, अप टू एंड सो ऑन। Z की वैल्यू क्या होती है? 90। ठीक है। और जो स्मॉल A to Z होते हैं उनकी जो एस्काई वैल्यूज होती है वो लाई करती है 97 to 122 के बीच में। जो स्मॉल A होता है उसकी एस्काई वैल्यू होती है 97, स्मॉल B की 98, स्मॉल C की एस्काई वैल्यू होती है 99, अप टू एंड सो ऑन। जो स्मॉल Z है उसकी एस्काई वैल्यू होती है 122। सिमिलरली जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9, अब नंबर्स के केस में आपको लगेगा कि नंबर तो नॉर्मल कंपैरिजन होगा जैसे नंबर्स का होता है, बट नहीं। जब स्ट्रिंग्स के केस में हमारे नंबर आते हैं, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है ABC23 1Z और एक दूसरी स्ट्रिंग है AB1123, अगर आपको इन्हीं कंपेयर करना है तो यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम इन्हें एज अ अर्थमेटिक नंबर्स कंसीडर नहीं कर सकते। जब ये स्ट्रिंग के अंदर हैं तो स्ट्रिंग के अंदर ये एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट होंगे, ना कि नंबर्स। जब मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर करवाया था वहां भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि अगर आपने 2 + 3 लिखा है तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है और 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 + 3, अब यहाँ पे आपका ये 2 और 3 कैरेक्टर्स हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा आपका वो एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर 23 होगा। तो इस चीज में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए वापस आ जाते हैं, हम ऑर्डिनल वैल्यूज पढ़ रहे थे। तो 0 to 9 की जो एस्काई वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? 48 to 57। 0 की वैल्यू होती है 48, 1 की वैल्यू होती है 49, 2 की वैल्यू होती है 50, अप टू एंड सो ऑन। 9 की वैल्यू होती है 57। ठीक है। तो अब अगर आपको इन नंबर्स का अल्फाबेट से भी कंपैरिजन करना पड़े तो आपको पता होगा, जस्ट लाइक आपके पास स्ट्रिंग है 1 2 3 और आपसे पूछा गया है 1 2 3 ग्रेटर देन ABC और नॉट, तो अब आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको कंफ्यूजन रहती कि आप नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर कैसे करेंगे। बट अब आपको पता है 1 की एस्काई वैल्यू क्या है? 49, तो 49 जो है वो 97 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स। अब यहाँ पे एक और चीज को आप ध्यान में रखिए। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम हम ये याद कैसे रखेंगे कि 0 to 9 48 to 57 होती है, कैपिटल अल्फाबेट्स की 65 to 90 होती है और स्मॉल अल्फाबेट्स की 97 to 122। तो पहली बात तो इसे याद करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको रेंजेस जो है वो याद करनी है। ठीक है। और अगर आप फिर भी याद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पहले 0 to 9, 48 to 57, कैपिटल A to Z 65 to 90, स्मॉल A to Z 97 to 122। अब देखिए, जिन बच्चों को ये याद हो जाती है वेल एंड गुड, बट जिन्हें याद नहीं होती वो क्या कर सकते हैं? आप सीधा सीधा ये याद रखिए कि जो नंबर्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद आते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स
और उसके बाद आते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स जो है वो सबसे बड़े माने जाते हैं, उसके बाद आते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स और उसके बाद आते हैं नंबर्स। ठीक है, तो इतना तो आप इजीली याद रख ही सकते हैं। तो जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर नंबर और अल्फाबेट्स का कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर जो है वो हमेशा छोटा होगा और अल्फाबेट जो है वो बड़ा होगा। अल्फाबेट्स में आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से हमेशा छोटे होंगे। कैपिटल Z भी जो है वो स्मॉल a से छोटा होता है, क्योंकि कैपिटल Z की वैल्यू है 90 और स्मॉल a की वैल्यू है 97। तो सारे A to Z जितने भी कैपिटल अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट से छोटे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली A to Z जितने भी स्मॉल अल्फाबेट हैं वो सब के सब कैपिटल अल्फाबेट से बड़े होते हैं। तो इतनी चीज आप जो है इजीली याद रख सकते हैं, और जब आप ये चीज याद रख लेंगे तो आपके लिए कंपैरिजन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज और आती है कि हम जो है वो पता कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जस्ट सपोज कि आपको किसी भी कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसकी कैरेक्टर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ओड एंड कैर। ओड फंक्शन क्या रिटर्न करता है हमें, ऑर्डिनल नंबर, और यू कैन से एस्काई वैल्यू। और कैर फंक्शन क्या रिटर्न करता है हमें, कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपके पास कैपिटल अल्फाबेट A है और आपको जानना है कि इसकी एस्काई वैल्यू क्या होती है, इसका ऑर्डिनल नंबर क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट ORDA। तो इससे आपको A की एस्काई वैल्यू या आप कह सकते हैं A का ऑर्डिनल नंबर जो है वो मिल जाएगा। जस्ट सपोज आपको चेक करना है कि 80 जो है वो किसका ऑर्डिनल नंबर है, यानी कि 80 की जो कैरेक्टर वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैर 80। डिस्प्ले करवाना है तो ऑब्वियसली हम इसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे, प्रिंट CHR कैर, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 80। तो 80 की जो भी कैरेक्टर वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर्स की ऑर्डिनल वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऑर्डिनल वैल्यू है तो आप उसके कैरेक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि कंपैरिजन जो है कैसे होता है ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट सपोज मैं आपको एक पैटर्न दे रही हूँ, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का ही है, हैश 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 2 times, then 3 times, then 4 times, and then 5 times। आपको ये पैटर्न डिस्प्ले करवाना है बट विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप। अभी तक हमने जब लूपिंग पढ़ी थी वहां पे हमने पैटर्न्स का यूज किया था कि नेस्टेड लूप की हेल्प से जो है हम इस तरीके के पैटर्न्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि एक लूप हमें रो के लिए चाहिए होता है और एक लूप कॉलम के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको नेस्टेड लूप का यूज नहीं करना, और अगर ये बोला गया है कि नेस्टेड लूप का यूज नहीं करना, इसका मतलब है कि आप सिंगल लूप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास हर पैटर्न में रो और कॉलम दो चीजें हैं, तो दो चीजें हैं तो दोनों के लिए लूप चलता है, तो तभी आपका पैटर्न डिस्प्ले होता है। बट यहाँ उन्होंने बोला है कि भाई आप एक लूप तो लगा सकते हो, लेकिन आपको नेस्टेड लूप यूज नहीं करना, आप दो लूप यूज नहीं कर सकते, या किसी लूप के अंदर दूसरा लूप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब आपने स्ट्रिंग्स में जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको ये पैटर्न सॉल्व करना है कि सिर्फ स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करके आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके जो है आंसर मैच कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें डिस्प्ले क्या करवाना है, हैश डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मैं ये प्रोग्राम लिख देती हूँ, या फिर हम यहीं पर कर लेते हैं, वेट। तो सबसे पहले हम ये कैरेक्टर जो है वो स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। हमें हैश जो है डिस्प्ले करवाना है, तो वो हमने जो है स्टोर करवा दिया। अब हमें यहाँ पर ये हैश कितनी बार डिस्प्ले करवाना है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, तो हम एक लूप चला लेंगे जो कितनी बार चलेगा 5 टाइम्स, क्योंकि एक लूप की परमिशन तो हमारे पास है कि हम एक लूप जो है वो चला सकते हैं। तो हम एक लूप चला लेते हैं रोज के लिए। कॉलम्स को हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर आई इन रेंज 5 कि 5 टाइम्स जो है वो मेरा लूप चलना चाहिए। अब होगा क्या, जब ये लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हमें एक बार पैटर्न डिस्प्ले करना है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 2 बार, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 टाइम्स, आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 टाइम्स, आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 टाइम्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये स्ट्रिंग है हमारी फर्स्ट रो में हमें एक बार डिस्प्ले करवानी है, तो सिंपली हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं प्रिंट एस, इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी लूप की, तो उस टाइम तो हमें ये एस कितनी बार प्रिंट करवाना है, 2 बार प्रिंट करवाना है। जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो 3 बार प्रिंट करवाना है, उससे नेक्स्ट में 4 बार प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर पढ़ाया था। रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या काम करता है, स्ट्रिंग को उतने टाइम्स रिपीट करता है जिस नंबर से हमने उसे मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हमने स्ट्रिंग को, जस्ट सपोज ये जो हैश है इसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक बार डिस्प्ले होगा। अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स डिस्प्ले होगा। अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। 4 से किया तो 4 टाइम, 5 से किया तो 5 टाइम, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ प्रिंट के केस में क्या कर सकते हैं, प्रिंट जो हमारी स्ट्रिंग है वो मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द रो, यानी कि जो हमारी आई की वैल्यू है वो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट रो के लिए 1 टाइम, सेकंड रो के लिए 2 टाइम, थर्ड रो के लिए 3 टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, एस मल्टीप्लाई बाय आई। लेकिन क्या हमारा प्रोग्राम ऐसा करने से सही हो जाएगा, एक बार सोच कर देखिए। क्योंकि यहाँ देखिए मैंने रेंज क्या ली थी, रेंज 5 का मतलब है यहाँ कौन कौन से नंबर्स जनरेट होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ हमारा रो नंबर जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिपीट होगा ही नहीं। 1 के केस में आपका एक बार आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, मैच नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज में वैल्यूज ऐसी लेनी पड़ेंगी कि हमारे क्या नंबर्स जनरेट हों, 1, 2, 3, 4 और 5 जो हमारी एक्चुअल रो नंबर्स हैं। और या फिर हमें यहाँ पे आई की जगह क्या लेना पड़ेगा, i+1। तो इस क्वेश्चन को आप 2 अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हो। दोनों से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमने एक स्ट्रिंग ले ली हैश, ठीक है, और इवन आप इसे एस में ना स्टोर करवा के आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आप इसे एस में स्टोर नहीं करवाना सकते, दैट इज टोटली योर चॉइस। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट द लूप फॉर आई इन रेंज 5। जो आई का लूप है वो 5 बार चलेगा। प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय हैश। तो ये हैश जो है, सॉरी i+1 मल्टीप्लाई बाय हैश होगा। स्ट्रिंग जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, i+1 की। तो इससे क्या होगा, पहले i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, पैटर्न 1 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पैटर्न 2 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ 3 हो जाएगा, पैटर्न 3 टाइम्स डिस्प्ले होगा, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे जब i की वैल्यू 0 होगी तो हैश मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। i की वैल्यू 1 के लिए हैश मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। i की वैल्यू 2 के लिए हैश मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। i की वैल्यू 3 के लिए हैश मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और i की वैल्यू 4 के लिए हैश मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न था जो कि हमें मिल जाएगा। दूसरी अप्रोच हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, फॉर i इन रेंज
1,6। अब यहाँ पे i की वैल्यूज ही हमारी क्या क्या जनरेट होंगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा देंगे, प्रिंट हैश रेप्लिकेशन ऑपरेटर, या फिर आप कह सकते हो मल्टीप्लाई बाय i। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू ऑब्वियसली 1 2 3 4 और 5 ये वैल्यूज जनरेट होंगी i के लिए। और जब i की वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियसली हैश मल्टीप्लाई बाय i है, तो हैश मल्टीप्लाई बाय 1, हैश मल्टीप्लाई बाय 2, हैश मल्टीप्लाई बाय 3, हैश मल्टीप्लाई बाय 4, और जब i की वैल्यू 5 होगी हैश मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ भी जो है हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि अगर आप रेप्लिकेटिव ऑपरेटर यूज नहीं करना चाहते, आप इसे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करके भी कर सकते हैं। उस केस में आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है पहले हमें एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग हैश हमने ले ली, और एक हम ले लेंगे पैटर्न, जो वो पैटर्न क्रिएट करेंगे इसमें हम, जिसे हमें डिस्प्ले करवाना है। एट प्रेजेंट हमने इसे एम्प्टी ले लिया। अब हम रोज के लिए लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज, i इन रेंज 5, क्योंकि हमें 5 रोज में पैटर्न जो है डिस्प्ले करवाना है, तो इसलिए हमने 5 ले लिया। अब इसके बाद हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है, हमें स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है। तो अब फर्स्ट आइटरेशन में तो हमें सिंगल हैश ही चाहिए, बट उसके बाद से क्या करना है, हमें हैश के नंबर्स को इंक्रीज करवाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि पैटर्न इज इक्वल टू पैटर्न प्लस स्ट्रिंग। ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, प्लस कॉन्कैटिनेशन क्या करेगा, पैटर्न और स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर देगा। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट पैटर्न। अब इसका एग्जीक्यूशन समझिए कि कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले i की आइट्रेशंस क्या क्या होंगी, जब i की वैल्यू 0 होगी। जब i की वैल्यू 0 जनरेट होगी, ऑब्वियसली यहाँ 0 1 2 3 और 4 ये 5 वैल्यूज जनरेट होंगी। तो i की वैल्यू 0 के लिए क्या होगा, p इज इक्वल टू एम्प्टी प्लस हैश। ठीक है, तो यानी कि p का रिजल्ट क्या बन गया, हैश बन गया, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब i की वैल्यू 1 होगी, उस टाइम p की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट प्रेजेंट p की वैल्यू क्या है, हैश, और s की वैल्यू क्या है, हैश। तो अब पैटर्न में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हैश हैश। ठीक है, जब i की वैल्यू 2 होगी तो फिर से ये p में क्या हो जाएगा, अब p की करंट वैल्यू क्या थी, डबल हैश। मैं बार बार कोट्स नहीं लगा रही हूं, बट आप समझ जाइएगा क्योंकि स्ट्रिंग है तो उसे हम हमेशा कोट्स में ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर जब i की वैल्यू 3 होगी, अगेन p इज इक्वल टू, अब p की करंट वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स हैश, और उसमें फिर से स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। तो आपका पैटर्न क्या बन जाएगा, 4 हैशेस। ठीक है, लास्ट आइट्रेशन जब i की वैल्यू 4 होगी तो p इज इक्वल टू p की करंट वैल्यू जो कि 4 टाइम्स हैश प्लस स्ट्रिंग वैल्यू जो है सिंगल हैश। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स हैश जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके भी इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, इस पैटर्न। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है स्लाइसिंग, कि स्ट्रिंग की स्लाइसेस जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसेस, जिन स्टूडेंट को रेंज फंक्शन अच्छे से आता है उन स्टूडेंट को स्लाइसेस के बारे में समझने में ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि स्लाइसेस जो हैं वो बहुत हद तक सिमिलर होती हैं रेंज फंक्शन के पैटर्न से। क्योंकि जैसे हम रेंज में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप की वैल्यूज देते थे, उसी तरीके से हमारे पास स्लाइसेस में भी हम वैल्यूज देते हैं, बस पैटर्न अलग होता है कि वो वैल्यूज हम किस तरीके से देते हैं। सबसे पहली चीज कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग होती है, जैसे सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्ट्रिंग, और उसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं उसका इंडेक्स। तो जो भी हम इंडेक्स देते हैं वो वैल्यू हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे हमने 2 दिया तो 0 1 और 2, सेकंड इंडेक्स पे क्या है हमारी वैल्यू l, तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा, l।
आई होप इंडेक्सेस आप सबको समझ आते हैं कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है हमारी 0 1 2 से स्टार्ट होती है और इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये फॉरवर्ड इंडेक्सेस हो जाएंगे 0 से लेके 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सिंगल कैरेक्टर्स को तो एक्सेस करना हमें आता था, लेकिन अगर हमें सिंगल कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, हमें पूरी की ना तो हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग चाहिए, ना ही हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर चाहिए, हमें इन बिटवीन स्ट्रिंग का कोई पार्ट चाहिए। जैसे सपोज हमें ये वाला पार्ट चाहिए, या फिर मैं कहूं कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए स्ट्रिंग का, या फिर मुझे ये वाला। अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस लोकेशन का कोई पार्ट चाहिए स्ट्रिंग का, तो उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लाइसेस। स्लाइसेस कैसे बनती हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग का नाम, इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्ट इंडेक्स, फिर कॉलन लगा के हम प्रोवाइड करते हैं स्टॉप इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके स्टॉप इंडेक्स तक की सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं? जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जस्ट सपोज मैं इसी स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेती हूँ, इसे हम ऐसे इंडेक्सेस में लिख लेते हैं ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद स्पेस एंड देन वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर रिवर्स इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11। ठीक है, ये हो गए हमारे रिवर्स इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं देती हूँ कि मुझे चाहिए 3:7, तो इसका क्या मतलब है कि थर्ड इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक। अब यहाँ पर देखिए, जो बिगिनिंग इंडेक्स होता है, यानी कि जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड होता है, और जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। यानी कि ये स्लाइस क्या कैरेक्टर्स रिटर्न करेगी? 3 4 5 और 6, ये 4 कैरेक्टर्स ये रिटर्न करेगी। स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होगा और लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, इट मींस इट इज एक्सक्लूडेड। तो यहां से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं रेंज फंक्शन से। रेंज फंक्शन में भी आपका यही होता था कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होती थी और जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं होती थी। तो ये स्लाइस जो है ये हमें क्या रिटर्न करेगी? थर्ड कैरेक्टर पे अब देखिए क्या है, एल। तो एल ओ स्पेस एंड देन डब्ल्यू। तो ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने दिया है 1:8, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, ELLO स्पेस WO, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। जस्ट सपोज आपने दिया S of -7:-2। अब -7 इंडेक्स आपका ये वाला था, यानी कि O, तो O से स्टार्ट हो जाएगा, O स्पेस WOR, ये आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो स्लाइसिंग होती है उसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। बट यहाँ पे आपको कॉलम्स जो हैं वो जरूर लगाने पड़ते हैं। विदाउट कॉलम्स आप नहीं लिख सकते। आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं एस, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगा? फुल स्ट्रिंग, क्योंकि बिगिनिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 होगा और स्टॉप इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? लेंथ। तो एस 0:लेंथ और एस जस्ट एम्प्टी, तो ये दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आपके फुल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे स्टेप की वैल्यू 1 होती है, इससे आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग को समझने में जो है वो इजी रहेगा कि -7 -7 + 1 क्या हो जाएगा? -6 -6 + 1 -5 -5 + 1 -4 -4 + 1 -3 और
-2 तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा ही नहीं, तो ये 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। जब पॉजिटिव था तो 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और नेगेटिव है तो माइनस में जो है ये बैकवर्ड काउंटिंग को करता जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप आपके स्टार्ट की या स्टॉप की वैल्यू को जो है स्किप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्ट वैल्यू को स्किप करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर स्टॉप वैल्यू को स्किप करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज हमने स्ट्रिंग ली हेलो, तो इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4। अब अगर मैं यहां पर देती हूं S:3, तो यहां पर देखिए मैंने बिगनिंग इंडेक्स नहीं दिया तो वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, HEL 0 1 2 ये 3 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैंने बिगनिंग को स्किप किया और यहाँ पे :2 लिख दिया सिर्फ तो H और E डिस्प्ले होंगे। सिमिलरली अगर मैंने बिगनिंग इंडेक्स दे दिया 1 लेकिन मैंने फिनिशिंग इंडेक्स नहीं दिया तो ये लास्ट तक जाएगा, लेंथ तक। तो 1 पे आपका क्या है, ELLO। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये लेंथ होता है। अब स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, अगर आप S की लेंथ कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगी, 5। तो 5 का मतलब है कि लास्ट इंडेक्स भी जो है वो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है लेंथ जो है वो हमेशा 1 से काउंट होती है, तो वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होती है। इंडेक्स हमेशा लेन -1 तक होता है, तो यहाँ पे आपका लास्ट कैरेक्टर इंक्लूड होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा S:3 एम्प्टी छोड़ दिया, लास्ट इंडेक्स नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा, L। तो आई होप कि आपको स्लाइसिंग जो है वो समझ आई है। अब यहाँ पे इसकी एक और अल्ट्रेशन जो है वो देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू दी है, स्टेप की हमने डिफॉल्ट वैल्यू ही कंसीडर की है, दैट इज 1। लेकिन अगर हम चाहें तो हम स्टेप की वैल्यू खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। जस्ट सपोज मैंने स्ट्रिंग ली अमेजिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग ले ली 0 1 2 3 4 5 और 6। रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से। ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर हम इसमें स्टेप की वैल्यू देते हैं, जस्ट सपोज मैंने लिखा S:1:6 बट मैंने स्टेप की वैल्यू दे दी 2। अब इस बार क्या होगा कि कौन कौन से इंडेक्सेस जनरेट होंगे इससे, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद अगर आप करेंगे तो वो बियॉन्ड 6 चला जाएगा, तो इसलिए सिर्फ ये 3 ही इंडेक्सेस जनरेट होंगे। तो आउटपुट जो है मुझे क्या मिलेगा, MZN। ये हमारा जो है वो स्ट्रिंग आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर मैंने दे दिया S:, तो जब मैं इस तरीके से देती हूं तो मुझे क्या स्ट्रिंग मिलती थी, फुल स्ट्रिंग 0 से लेके लेंथ तक। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता था, अमेजिंग। लेकिन अगर मैं इसमें स्टेप की वैल्यू चेंज कर दूं, जस्ट सपोज मैंने स्टेप की वैल्यू दे दी -1, तो उस केस में क्या होगा। अब देखिए जब स्टेप की वैल्यू -1 है तो यानी कि आपकी रिवर्स इंडेक्सिंग होगी। कौन सी इंडेक्सिंग होगी, रिवर्स इंडेक्सिंग, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स जो होगा वो आपका मतलब लास्ट इंडेक्सेस में से होगा और उसके बाद आप, क्योंकि यहां हम स्ट्रिंग में कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो अगर आपने यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर कर लेगा, लेन, और यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेगा, 0। और आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, GNIZAMA। ठीक है। सेम उसी तरीके से अब यहां पे क्या होगा आपका, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए इसी सेम स्ट्रिंग की ही। जस्ट सपोज मैंने दिया 0:4:3,
तो इस केस में कौन से नंबर्स जनरेट होंगे, 0 और 3। तो क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, AZ। बट जस्ट सपोज मैंने यहाँ दे दिया 0:4:-1। तो अब इस केस में क्या होगा, -1 0 -1 तो -1 हो जाएगा, -2 -3, लेकिन 0 और 4 की रेंज में तो कभी ये आएगा ही नहीं। तो इस केस में आपको क्या मिलेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि जो नंबर्स हमें चाहिए वो नंबर्स हमारे कभी जनरेट होंगे ही नहीं। तो इसलिए हमें स्टेप की वैल्यू जो है वो हमेशा बहुत ही ध्यान से देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग के हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करते थे स्ट्रिंग इंडेक्स की हेल्प से, तो यहाँ पर ये इंडेक्स जो होता था ये हमें कोई भी वैलिड इंडेक्स देना पड़ता था, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ के बाहर कोई इंडेक्स देते थे तो आपको क्या एरर मिलता था, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ऐसा क्यों मिलता था, क्योंकि हम इंडेक्सिंग की हेल्प से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं और अगर वो कैरेक्टर वहां पे हमें नहीं मिलता है तो वो क्या होगा, आपका एरर रेज करेगा। बट जब हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं तो स्लाइसिंग हमें क्या रिटर्न करती है, वो हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटर्न नहीं करती है, वो हमें रिटर्न करती है एक सब सीक्वेंस। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग की कोई एक पर्टिकुलर सब सीक्वेंस, और जब बात सब सीक्वेंस की आती है तो एम्प्टी सब सीक्वेंसेस आर आल्सो वैलिड। एम्प्टी सब सीक्वेंस जो होती हैं वो क्या होती है, वैलिड होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर वो वैलिड है तो यानी कि हमारे इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो सकते हैं, वो हमें एरर रेज करके नहीं देंगे। जस्ट सपोज आपके पास यही सेम स्ट्रिंग है s = hello, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको डिस्प्ले करवाया प्रिंट s of 0:4, तो 0:4 में आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी HELLO। और अगर मैं यहां देती हूं प्रिंट s 0:10, अब इस केस में क्या होगा, वैलिड इंडेक्सेस तो 0 से 4 तक ही है, तो यहां पर तो आपके इंडेक्सेस इनवैलिड हो गए बाद वाले, बट स्टिल जितने वैलिड इंडेक्सेस हैं जहां पे वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी इंडेक्सेस के लिए कुछ भी जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा इंडेक्स दे देती हूँ प्रिंट s 5:10, अब यहाँ तो बिगिनिंग से लेके लास्ट तक कोई भी इंडेक्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में तो सिर्फ 0 से 4 तक के इंडेक्सेस थे, 0 1 2 3 एंड 4 इतने इंडेक्सेस थे, तो 5 to 10 तो पूरे ही आउट ऑफ बाउंड है। तो यहाँ पे आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, नथिंग इज डिस्प्लेड, लेकिन एरर जनरेट नहीं होगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर यहाँ पर आपका नहीं आएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन देती हूँ दैट यू हैव टू टेक अ स्ट्रिंग इनपुट and check whether it's a palindrome or not using string slices. It means write a program to input a string and check whether it is a palindrome string or not. Using string slices. पैलिंड्रोम के लिए एक जो होता है वो हमारा लूपिंग का प्रोग्राम होता है और जनरली एग्जाम्स में हमें उसी तरीके से करना होता है, जब वो क्योंकि लूप को उसी में आपका जो है लॉजिक ज्यादा यूज हो रहा होता है। बट यहाँ हम क्योंकि स्ट्रिंग स्लाइसेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमें एक बार ये पता करना है कि हम स्ट्रिंग स्लाइसेस का यूज करके ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है एक्चुअली। तो पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिन्हें आप फॉरवर्ड रीड करो या बैकवर्ड रीड करो सेम रहती हैं, लाइक नितिन। आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो ये आपको नितिन ही रहेगा, NNII और मिडिल कैरेक्टर जो है आपका T, या फिर लाइक आपकी 1 2 3 2 1
111 हो गया। इस कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसे फॉरवर्ड रीड किया जाए या बैकवर्ड जो सेम रहती है वो क्या होती है, हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है। तो आई होप कि आपको समझ आया पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है। अब आप इसका प्रोग्राम जो है वो ट्राई कीजिए। मैं आपको ये प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, तब तक के लिए आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो। मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो आपके आने ही वाले हैं, सितंबर स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, सबके मिड टर्म एग्जाम जो है वो सितंबर में फिनिश हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द सितंबर तक सबके एग्जाम्स हो चुके होंगे। तो अब आप लोगों के पास एक महीना भी सही से नहीं बचा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अच्छे से जो है फोकस्ड होकर स्टडी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टडी हार्ड।